इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों को रजनीश भैया और शैलेंद्र भैया की राम राम। स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का आज की इस किसान वाणी में। किसान भाइयों, अब गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है। बिल्कुल रजनीश भैया, ठंड बस सुबह शाम ही थोड़ी थोड़ी पड़ रही है ना? बस। और दिन का तापमान तो लगभग बढ़ते रह रहा है और धूप भी दिनों दिन तेज हो रही है। भैया धूप तो कई बार इतनी तेज हो जा रही है, मुझे तो ऐसा लगा कि गमछा ले लो, हालांकि उतनी तेज अभी नहीं हुई, लेना ही पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल। और शैलेंद्र भैया, ये समय ऐसा है कि हमारे जो किसान भाई हैं अगर वो चाहें तो इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों की फसलों की बुआई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और कद्दू वर्गीय में भी है, जैसा कि आप जानते ही हैं, लौकी, करेला, खरबूज, तरबूज यानी बेला वाली फसलें बिल्कुल रजनीश भैया, बरबटी, भिंडी और दूसरी ग्रीष्मकालीन फसलें भी हम लगा सकते हैं। इनके अच्छे अंकुरण के लिए तापमान भी अनुकूल हो रहा है इस समय तो। बिल्कुल। और रजनीश भैया, हमारे किसान भाई खेत तैयार कर इस समय मिट्टी भुरभुरी कर इन फसलों की बुआई भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा विकल्प है हमारे किसान भाइयों के पास, है ना। तरबूज खरबूज भी लगा सकते हैं चाहे तो। और भैया गेहूं की फसल जो इस समय हमारी लगी हुई है हमारे खेतों में, वो दूध वाली अवस्था में है। तो तापमान को देखते हुए सिंचाई बढ़ा दें अगर नमी की कमी लग रही है, क्योंकि भैया धूप तेज पड़ने लगी और तो फसल के लिए अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और भैया अपने किसान भाइयों को हम ये बता दें कि आज की जो हम बात अपने किसान भाइयों से करेंगे उसका विषय भी फसल से जुड़ा है कि फसल कटाई में आवश्यक मशीनों की जानकारी और उपयोग के तरीके क्या हैं। बिल्कुल, उस पर हम आज की बात करेंगे। साथ ही भैया चर्चा हम करेंगे मृदा पोषण के लिए लाभकारी पंचगव्य पर, क्योंकि भैया जैविक खेती का इन दिनों दौर है। तो पंचगव्य किस तरह उपयोगी है हमारी खेती के लिए, उस पर हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देंगे। मेहमान क्रम भी है और मेहमान क्रम के अंतर्गत अनुभवी किसान जो ग्राम गोरैया जिला छिंदवाड़ा के हैं, मधु कुमार जी, प्रगतिशील भी हैं, इनसे इनकी खेती बाड़ी के अनुभवों पर भेंट करेंगे शिव कुमार ध्रुव। बिल्कुल भैया, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रजनीश भैया और सुनते हैं एक महत्वपूर्ण संदेश और उसके बाद सुनते हैं सुंदर सा लोक भजन। चलिए भैया। तोरी बन जय गोविंद गुण गाए से, तोरी बन है गोविंद गुण गाए से, तोरी बन है गोविंद गुण गाए से, तोरी बन है गोविंद गुण। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, अरे द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई है चीर के बढ़ाए से, तोरी बन जय है गोविंद गुण गाए से, तोरी बन जय है, हाँ तोरी बन जय है गोविंद गुण गाए से, तोरी बन जय है। बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, हाँ बाली की बन गई, हाँ बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, अरे हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई, सिया की सुध ल्याए से, तोरी बन जय है, हाँ तोरी बन जय है गोविंद गुण गाए से, तोरी बन जय है गोविंद गुण गाए से, तोरी बन जय है। गज की बन गई और गीधे की बन गई, गज की बन गई और गीधे की बन गई, गज की बन गई और गीध की बन गई, गज की बन गई, हाँ गज की बन गई, हाँ गज की बन गई और गीध की बन गई, अरे केवट की बन गई,
बन गई है नाव पे चढ़ाए से, तोरी बन जय है गोविंद गुण गाय से, तोरी बन जय है रे तोरी बन जय है, हाँ तोरी बन जय है गोविंद गुण गाय से, तोरी बन जय है। दामा की बन गई रे, दामा की बन गई, सुदामा की बन गई, दामा की बन गई, सुदामा की बन गई, अरे अर्जुन की बन गई, अर्जुन की बन गई, गीता को ज्ञान पाए से, तोरी बन जय है, हाँ तोरी बन जय है गोविंद गुण गाय से, तोरी बन जय है गोविंद गुण गाय से, तोरी बन जय है। नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद की बन गई, नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, हर गोपिन की बन गई, बन गई बन गई बन गई, अरे गोपिन की बन गई है दही के खवाए से, तोरी बन जय है गोविंद गुण गाय से, तोरी बन जय है गोविंद गुण गाय से, तोरी बन जय है, हाँ तोरी बन जय है रे, तोरी बन जय है गोविंद गुण गाय से, तोरी बन जय है रे। तो किसान भाइयों, ये मधुर सा भजन आपने सुना बद्री प्रसाद खरे निरंकार और साथियों के स्वर में। और भैया चलिए अब हम करते हैं आपसे आज की बात, जिसका विषय है फसल कटाई में आवश्यक मशीनों की जानकारी और उपयोग के तरीके। बिल्कुल किसान भाइयों, फसलों को समय पर काटना बहुत ज़रूरी होता है। फसलों की कटाई के लिए विभिन्न प्रकार की स्वचालित बैठकर चलाने वाली रीपर, ट्रैक्टर चलित यंत्रों का विकास किया गया है। इन यंत्रों द्वारा कम समय में अधिक कार्य संपन्न किया जा सकता है। और भैया मशीनों को तो काम ही है कि व्यक्ति का समय बचे और ज़्यादा जो अतिरिक्त श्रम बचे और जल्दी काम हो। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कंबाइन हार्वेस्टर की। ये सबसे प्रमुख मशीन है जो फसल काटने में काम आती है। साथ ही थ्रेशिंग, दाना साफ करने का भी काम करती है। इसका उपयोग गेहूं, धान, मक्का और सोयाबीन के काटने में किया जाता है। बिल्कुल। और रजनीश भैया, स्वचालित कंबाइन हार्वेस्टर में कटाई इकाई, गहाई इकाई और सफाई एवं अनाज संचालन इकाई लगी होती है, जो फसल कटाई में काम आने वाली एक और बेहतर मशीन है। इसके अलावा एक और मशीन है रीपर बाइंडर। रीपर बाइंडर फसल को काटने के साथ साथ फसल को गट्ठर यानी बंडल भी बनाती है। किसान भाइयों, रीपर बाइंडर एक आधुनिक कृषि मशीन है जो मुख्य रूप से गेहूं, धान और जौ जैसी फसलों को काटने और बांधने के काम में आती है। बिल्कुल किसान भाई, रीपर बाइंडर द्वारा 1 घंटे में लगभग 1 एकड़ तक फसल को काटा जा सकता है। इसे ट्रैक्टर, पावर टिलर या वीडर के साथ अटैच किया जा सकता है। ये ज़मीन को काफ़ी करीब से कटाई करता है ज़मीन के। इससे ये समझे आप कि 100% भूसे की हमें प्राप्ति होती है। मतलब भूसे की बर्बादी नहीं होती क्योंकि काफ़ी करीब से काटता है और समय और श्रम की बचत तो होती है। बिल्कुल। इसी तरह किसान भाइयों, ब्रश कटर एक बहुउपयोगी मशीन है। इसकी सहायता से किसान भाई बिना मजदूर के कई प्रकार के काम कर सकते हैं। इससे पैसे और श्रम शक्ति दोनों की बचत होती है। ब्रश कटर को चलाना और नियंत्रित करना काफ़ी आसान है। वैसे तो ये खरपतवार काटने की मशीन है, पर खेती में कई तरह के काम आती है। बहुउपयोगी, कम वजन में चलने वाली ये बहुत आसान मशीन है। बिल्कुल। किसान भाइयों, फसल
कटाई में प्रयुक्त एक अन्य मशीन है चारा काटने वाली मशीन। बिल्कुल। इसे साइलेज मशीन भी कहा जाता है। ये मशीन चारा फसलों को काटने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे बरसीम वगैरह। इन मशीनों को जो है फोरेज हार्वेस्ट भी कहा जा सकता है। ये ट्रैक्टर चलित या स्वचालित होती है, ऑटोमेटिक। ये चारे की कटाई में तेज, कुशल और कम खर्चीला चारे की कटाई को बना देती है। बिल्कुल। इसके अलावा किसान भाइयों, जड़ काटने वाली फसलों के लिए रूट क्रॉप हार्वेस्टर मशीनें बाजार में उपलब्ध हैं। ये मशीनें ज़मीन के अंदर वाली फसलों को काटने के काम आती हैं, जैसे आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर, अदरक वगैरह। ये मशीन खुदाई, सफाई और छटाई करके श्रम और समय की भारी बचत करती है और विशेष रूप से व्यावसायिक खेती में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। बिल्कुल, जैसा कि ये नाम से जाहिर है कि रूट क्रॉप हार्वेस्ट, तो यानी जो ज़मीन के अंदर होने वाली फसलें, गाजर, मूली वगैरह, आलू, उनको ये काटने के, निकालने के या खोदने के काम आती है। किसान भाइयों, गेहूं, धान, सोयाबीन और अनाज वाली फसलों को काटने की कटाई के लिए एक इंजन चलित मशीन, जिसे स्वचालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर कहा जाता है, ये मशीन फसल को काटकर एक और व्यवस्थित पंक्तियों में गिराती है, जिससे बंडल को बनाना आसान हो जाता है। इससे फसल बहुत जल्दी कटती है और व्यवस्थित कटाई होती है, और श्रम की इसमें 70% तक बचत होती है। बिल्कुल। किसान भाइयों, हमें फसल कटाई की मशीनों के उपयोग की पूरी जानकारी होनी चाहिए और इनके उपयोग में भी सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फसल पूरी तरह पकी हो, तभी इन मशीनों को उपयोग करके हम कटाई प्रारंभ करें। किसान भाइयों, फसल काटने वाली मशीनों का नियमित रखरखाव करना चाहिए। मशीनों के कटर, प्लेट्स और इंजन की जांच नियमित रूप से हमें करते रहना चाहिए, जिससे कार्य में बाधा ना पड़े। बिल्कुल। किसान भाइयों, फसल कटाई में मशीनों के प्रयोग द्वारा हम श्रम और समय की बचत कर सकते हैं, कम समय में अधिक काम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इन मशीनों के उपयोग की पूरी जानकारी लेकर ही कार्य करना चाहिए। और अनुभवी हो या मार्गदर्शन, तो भी हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत तो पड़ती है रजनीश जी। बिल्कुल। बगैर मार्गदर्शन के कोई भी मशीन चलाना आसान नहीं होता है और नुकसान जो अनुभव हो वो बता देते हैं। बिल्कुल। तो जो अनुभवी किसान हैं, बिल्कुल जो उपयोग कर चुके हैं, बिल्कुल। तो रजनीश भैया, ये तो थी हमारी आज की बात, है ना। और अब चलिए मनोरंजन से जुड़ते हैं और अपने किसान भाइयों को बढ़िया से एक सुंदर सा सैरा गीत सुनवाते हैं, राम प्रसाद अहिरवार की आवाज़ में। चलिए भैया।
चलिए किसान भाइयों, अब हम आपको सुनवाते हैं आज का मेहमान क्रम, जिसमें हमारे आज के मेहमान हैं ग्राम गुरैया, जिला छिंदवाड़ा के मधु कुमार, और इनसे इनकी खेतीबाड़ी के अनुभवों पर बातचीत कर रहे हैं शिव कुमार धुर्वे। आपको राम राम। राम राम भाई। राम राम। हाँ भैया, अभी ये बताइए आपकी खेती बाड़ी में कौन सा काम चल रहा है? भैया अभी तो गेहूं में पानी रिलाई चल कटाई। अच्छा भैया, ये बहनों को भी बता दो कि ये कौन सा गेहूं लगाया हुआ है और बहुत अच्छा पीक में भी दिख रहा है। लोकमन है भैया। अच्छा, लोकमन है। कितना लगाए थे आपने इसको? 1.5 क्विंटल है। अच्छा, लगभग 1 से 1.5 कुंटल रिलाई चल रही है, ऐसा क्या? बहुत अच्छी सिंचाई कर रहे हैं आप और आधुनिक कृषि यंत्रों का भी उपयोग कर रहे हैं। ट्रैक्टर भी खड़ा है आपके कि खलियान के पास से गुजर रहे हैं, और पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, और महक बड़ी अच्छी आ रही है। महक, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। भैया, ये काय की खुशबू है आपके खेतों में? अरे भैया थोड़े संभल कर नहीं ना, इधर मधुमक्खी के मक्खी आते हैं बहुत, 2 3 4 किस्म के। अरे ये तो लाल लाल कलर के और पीले पीले फूल दिख रहे हैं, क्या बात है भैया। हाँ, सफेद भी है जी। जी। हाँ तो इसमें मधुमक्खी यदि इधर घूमते हैं, मधुमक्खी आती है उनके फूल की बांस के लिए, उसको काट दिया अभी। अच्छा, तो अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आप फूलों की भी खेती करते हैं। हमारे किसान भाइयों बहनों को ये तो बता दो कि कौन कौन से फूल की हुए हैं, ताकि वो देख ले। मैं तो देख ही रहा हूँ और आपने तो लगाए थे। जी जी। लेकिन हाँ जी। जे तो जे अपने पास गुलाब के फूल हैं 2 3 किस्म के, हम्म और जो गेंदे के भी हैं, हम्म और जो क्या बोलते हैं अपने कनेर है, और जो चंपा के फूल भी हैं। पानी है अपने पास तो सब मेड़ किनारे लगा दिए हैं। अच्छा। अच्छा, गुलाब के कितने हैं लगभग? गुलाब पौधे अपने 20 से 25 पौधे हैं। हम्म। और फिर जो 2 3 तो कनेर के झाड़ हैं, व्हाइट वाला है, एक नीला है, फिर चंपा का है, 2 पेड़ हैं। और ये छोटे से दिख रहे हैं, जैसे 20 25 पौधे में से छोटे छोटे तो 10 15 20 पौधे दिख रहे हैं, रजनीगंधा जैसे लग रहे हैं। रजनीगंधा के हैं, और इसके बाद अब तो जो गुलाब के कलम करके अब हम कह रहे हैं कि अब थोड़ा और भी इनका पौधा बना के, और थोड़ी उनकी ज्यादा लगाने अच्छा, की ये कोशिश कर बताइए रहे भैया, जैसे ये फूल आपने जो लगाए हैं खेतों के किनारे और थोड़ी सी जगह बची हुई है, अच्छा, हैं। इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? गेहूं की फसल तो लगी है, साथ में चना और इनकी कटाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये फूलों को लगाने का कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? भैया हमने जब बाहर जाए थे मंडी तरफ, हमने देखे कि फूल के ज्यादातर मतलब। अरे क्या बात है भैया। हाँ तो हमने देखे कि यार चलो अपनी खेती पड़ी यार, पानी भी है अपने पास, तो अपन ने सोचे कि यार चलो अपन भी फूल की खेती कर रहे हैं साथ में, थोड़ा थोड़ा अभी तो मतलब थोड़े ही कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अपन बहुत सारी। अरे सही कहे भैया। और देखिए, यहाँ जो पेड़ों के नीचे आपने थोड़ा सा लगाया है, जहां तक कि जमीन छोटी हो सकती है, धूप कम हो सकती है, लेकिन अगर सोच बड़ी हो तो कमाई भी बड़ी हो सकती है। सही है हाँ ना भाई, भैया? छाया वाली जमीन में सफल होना है तो पारंपरिक खेती से अलग हटकर सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ता है। इसीलिए आपने ये बड़े बड़े पेड़ों के नीचे थोड़ा सा जगह और धूप आती हुई इन सब चीज, इसकी तैयारी जैसे कैसे किए होंगे आपने? जैसे यहाँ पे जो मिट्टी है या बाहर की मिट्टी लाके कुछ डाले थे? नहीं भैया, अब आप अपना खेती जो है काली मिट्टी वाला है, हम्म। और थोड़ा दोमट मिट्टी भी है लाल हम्म वाला। हम्म। तो दोनों का मिक्सर है, तो इसमें अपन ने देखे कि भाई कि जब हरे पेड़ पौधे अपने मेड़ किनारे उग सकते हैं, तो हमने कहा यार कि कभी कुछ करें, जैसे गेंदे के फूल है। अब उसमें तो जैसे कब बोलते हैं अपने भैंस की गोबर हो ही रही है उससे, खाद से, तो अपनी कीटनाशक जो दवाई यहाँ से वो से भी अपन बचत हो जाती है, अच्छा। रासायनिक खाद से। तो अच्छा, अभी अपन। आपने कहे भैंस का गोबर हो रहा, मतलब हाँ भैंस भी पाली हुई है आपने? हाँ, भैंस भी जी अपने पास 3 4 हैं। अच्छा अच्छा। चलो आगे बढ़ते चलते हैं, दो चार चलो देखते हैं आपके भैंसों को। कोठा को तो बहुत साफ सफाई रखा है आपने। बिल्कुल साफ सफाई थे जी अपने कोठा के भैंसे को, उनके ठंडी से बचाव के लिए। अभी गर्मी आ जाएगी तो अपन उसको खोल देंगे। ये बताओ, जैसे अभी आपके पास कौन कौन सी नस्ल की भैंस है? हमारे पास तो एक मुर्रा है, और हम्म। 2 कहते हैं देसी हैं। अच्छा, दो। अच्छा, इनके लिए रख रखाव, जैसे अभी क्या हुआ है, मौसम जैसे अभी होली आने वाला, उस समय में क्या हुआ, मौसम में बहुत परिवर्तन हुआ, हवाएं हाँ, तेज चली, और अभी रात में क्या है, ठंड ज्यादा। भैंसों का रख रखाव कैसे कर रहे हैं? भैंस के रख रखाव अभी तो ठंडे चल रही थी, तो उसको ठंडी से थोड़ा बचाना है।
है। इसको ज्यादा हवादार जगह भी रहना चाहिए, इतने ज्यादा नहीं कि भैंसें तो पानी में भी रहती हैं, लेकिन हाँ। और आपने कहा कि भैंसे का 1-2 दिन हम उनको नहलाने पड़ता है। अच्छा। हाँ, उसमें जैसे अपन कई प्रकार जैसे दूध कम देने लगती हैं या कोई बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए भी अपन डॉक्टर की सलाह लेते हैं। और इसके बाद में अब उनके खान पान में भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। खान पान के लिए जैसे ये दुधारू भैंस दिख रही है आपकी, तो ये हाँ जी। कितना दूध देती है अभी? अभी मतलब जो 5 से 6 लीटर देती मुर्रा भैंस है अच्छा, हमारा। नहीं, जैसे सुना है कि मुर्रा भैंस तो ज्यादा दूध देती है, तो इसका क्या कारण? तो इसके कारण जी अपने पास अब जैसे अभी तो अपने जगह नहीं है, तो अपने हरी घास तो है नहीं है, तो हम्म। थोड़ा बहुत अपने जो क्या बोलते हैं बरसी वगैरह है, और हम्म। सूखी घास है अपने पास, को जो हम्म। कड़वी है मक्के की, तो उसको खिलाते हैं, इसलिए कम हो गए ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा। तो अब तो 6-7 लीटर तो दे देती है दिन में। एक तरफ गेहूं की फसल लगी है, बहुत अच्छी दिख रही है, फूलों की भी खेती कर रहे हैं, जी और उसके साथ पशुपालन भी, मतलब 3-3 जगह से आवक बना के रखी है आपने। जी जी। अब हमने सोचे कि मैं छोटी जगह में अपन ज्यादा वो कम लागत में ज्यादा मुनाफा भी लिए हैं जी। अच्छा, और एक दो ये बड़ा आम का पेड़ भी लगा हुआ है और उसमें बौर भी आ गए हैं, क्या बात हाँ, है ये। जिस साल तो बहुत सारे लगे हैं। सही अब कहे आप, तो बिल्कुल जिस प्रकार फलों का राजा आम को कहा जाता है, उसी प्रकार फूलों का राजा गुलाब को कहते हैं भैया। अच्छा, चलते चलते हमारे किसान भाइयों बहनों को आप क्या कहना चाहेंगे? भैया हम तो सभी किसान भाइयों को यही कहना चाहेंगे कि भैया कि देखो, एक चीज से कभी भी पेट नहीं भरता अच्छा। जी। तो इसलिए अपन ये कहते हैं भैया कि एक खेती में 2-3 प्रकार खेती करें। उसके साथ जैसे आज हमारे ही देख लो, हम क्या कहते हैं कि गेहूं का खेती भी कर रहे हैं, फूलों की भी कर रहे हैं, इसके बाद भैंस का भी। अब ऐसे तो नहीं है कि दिन भर खेती में ही लगे रहे, अपने मशीन से अपन बखरली पानी छोड़ना, मशीन को चारा भूसा देना है, और बस अपन यही काम है दिन भर। तो किसान भाइयों से बस इतना कहना चाहूंगा कि आप काम पर निर्भर ना रहें, आप 2-3 काम करें, जिससे आपकी प्रतिदिन की आय दोगुनी होए। क्या बात है भैया, बहुत अच्छी बात है भैया। आपने हमारे आकाशवाणी केंद्र के लिए इतना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम भैया। किसान भाइयों, अभी आपने सुना मेहमान क्रम, और अब समय है हमारी आज की चर्चा का, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मृदा पोषण के लिए लाभकारी पंचगव्य के बारे में। किसान भाइयों, मृदा हमारे जो फसलें हैं हमारी, उसके उत्पादन का प्रमुख आधार है। बिल्कुल। मृदा का स्वस्थ रहना फसल उत्पादन के अच्छा होने के लिए बहुत ज़रूरी है। मृदा पोषण के लिए पंचगव्य एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। पंचगव्य देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी से बना एक पोषक जैव उर्वरक है, जो मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। बिल्कुल किसान भाइयों, पंचगव्य मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ाता है, मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे तत्व प्रदान करता है, और केंचुओं की संख्या बढ़ाकर मिट्टी की संरचना में सुधार भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, पंचगव्य एनपीके और सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। बिल्कुल। ये मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारता है। ये सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को भी बढ़ाता है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। और अगर हम सूक्ष्म तत्वों की साथ बात करें, सूक्ष्म जीवों की बात करें, तो कवक, एजोकोबैक्टर, बैक्टीरिया, इससे पौधे पोषक तत्वों को ग्रहण करने के योग्य बनते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, पंचगव्य के उपयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी की सूखा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। केंचुओं में वृद्धि होने से मिट्टी अधिक उपजाऊ, भुरभुरी और स्वस्थ बनती है। साथ ही मिट्टी की रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ती है। इससे फसल जीवाणु और कवक के संक्रमण से भी बचाती है। चलिए किसान भाइयों, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि पंचगव्य को तैयार कैसे करना है। बिल्कुल। इसके लिए जिस सामग्री की ज़रूरत है वो इस तरह से है भैया, कि देसी गाय का आप जो है ताज़ा गोबर ले लें 5 किलोग्राम, 3 लीटर ले लें आप देसी गाय का गोमूत्र, 2 लीटर देसी गाय का दूध, 2 लीटर ही देसी गाय का दही, और 500 ग्राम देसी गाय का घी। और भैया इसके अलावा
12 पके केले, 3 लीटर गन्ने का रस और 500 ग्राम गुड़ की हमें सामग्री जो है जरूरत होती है। किसान भाइयों, इन सबको एक बड़े प्लास्टिक या फिर कंक्रीट के या फिर मिट्टी के बर्तन में 5 किलो गोबर और 500 ग्राम घी के साथ मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे 3 दिन तक ढक कर रखें। सुबह शाम रोज हिलाएं और चौथे दिन इस मिश्रण में गोमूत्र, दूध, दही, पके केले मेश किए हुए और गन्ने का रस मिला दें। अगले 15 से 20 दिन तक दिन में 2 बार लकड़ी से इसे हिलाएं। किसान भाई, यदि मिश्रण की मीठी खुशबू अगर आती है तो समझ लीजिए कि पंचगव्य आपका तैयार हो चुका है। और यदि खट्टी सी बदबू इससे आती है तो समझिए कि हिलाने की प्रक्रिया को भी कुछ दिन और जारी रखना है। बिल्कुल। इसमें ध्यान रखें किसान भाइयों कि मिश्रण को ठंडी और छायादार जगह पर ही रखना है। धातु, टीन, स्टील या फिर तांबे के बर्तन का उपयोग नहीं करना है। चलिए अब जान लेते हैं कि पंचगव्य का उपयोग कैसे करना है। किसान भाइयों, 3 से 4% घोल बनाकर 3 से 4 मिलीलीटर पंचगव्य प्रति लीटर पानी की दर से फसल पर स्प्रे करें। इसे जो आप सिंचाई के पानी के साथ ड्रिप के माध्यम से भी मिट्टी में सीधा दिया जा सकता है। यदि आप बीज उपचार में पंचगव्य का उपयोग करना चाहते हैं तो बीजों को बुआई से पहले 3% पंचगव्य के घोल में 20 मिनट के लिए भिगोकर इसे सुखा लें। बिल्कुल। किसान भाइयों, पंचगव्य पूरी तरह से प्राकृतिक है और पर्यावरण को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जिससे ये जैविक खेती के लिए एक आदर्श विकल्प है। किसानों, ये पंचगव्य एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जिससे हम मिट्टी को जो है रासायनिक तत्वों के उपयोग से होने वाले मिट्टी का जो नुकसान होता है उससे बच सकते हैं। यानी मिट्टी के स्वास्थ्य को होने वाली हानि से बच सकते हैं। पंचगव्य मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला एक बहुत ही उपयोगी जैव उर्वरक। बिल्कुल। किसान भाइयों, मिट्टी के पोषक तत्वों की प्रजाति के लिए पंचगव्य एक लाभदायक जैव उर्वरक है। इससे न केवल मिट्टी की संरचना में सुधार होता है बल्कि मिट्टी की सेहत भी अच्छी बनी रहती है, जिससे हमें बेहतर फसल की प्राप्ति होती है, जो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही तरह से लाभदायक है। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की चर्चा मृदा पोषण के लिए लाभकारी पंचगव्य के बारे में। और अब हमारी चर्चा को देते यहीं विराम और चलिए सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश। चलिए। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। तो रजनीश भैया, हाँ शैलेंद्र देखिए भैया, इस घड़ी इशारा कर रही है अपने किसान भाइयों से विदा लेने का। तो ले लें विदा। बिल्कुल। तो मैं रजनीश भैया और मैं शैलेंद्र भैया कहते हैं आपको राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।